ये जो हम लोग ने थोड़ा रिकैप किया उसके पीछे पर्पज यही है कि हम लोग उस चीज को अंडरस्टैंड कर लें थोड़े से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम लोग पढ़ते तो लिखते तो रहते ही हैं, और हम लोगों को कुछ अगर कह दिया जाए बोलने के लिए तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन काम की बात हम कितना बोलते हैं इसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और इसके अंदर वो थॉट्स को रिसीव करने की वो चाहिए। तो ये भी एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम लोग करते हैं स्टार्टिंग में। तो हम लोगों ने मोटी मोटी सब बातों बात किया है। थोड़ा सा आज हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। हमारे पास जो पौराणिक हिस्ट्री क्या क्या जिक्र होता है, वो भी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा आज बात करेंगे। और आज 3 पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक तो मेनली इसकी हिस्ट्री क्या है, दूसरा इसके सिद्धांत क्या है, और तीसरा हम जो है इन्वोकेशन का रोल क्या है इसमें। जनरली जब हम लोग हीलिंग करते हैं तो क्या हम हीलिंग करते हैं या हम सिर्फ एक चैनल बन करके टेक्निक्स यूज करते हैं, और हीलिंग कौन करता है। तो वो पार्ट आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि हीलिंग की हिस्ट्री क्या है। तो कहा जाता है कि पौराणिक काल में जब सती जी, आपको शिव जी और सती जी का कथानक याद होगा। जब उन्होंने शिव जी का अपमान हुआ और उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उनको स्थान नहीं दिया था अपने यज्ञ में, तो वो नाराज होकर के, क्रुद्ध होकर के वो कुंड में कूद गई थी, और कहते हैं उन्होंने अपने शरीर का वहीं पर अंत कर दिया था। और वो एक प्रकार से आत्महत्या थी, एक प्रकार से। और भले वो योगाग्नि से हुआ या किसी से भी हुआ, तो उस जब उन्होंने पार्वती के रूप में शरीर को धारण किया, तो फिर से उनको अपने शिव को ही मिलना था। तो उन्होंने फिर से जो है तप शुरू किया और प्रार्थना शुरू की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो देवर्ष नारद जी ने उनको बताया कि उनको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। कि जब उन्होंने आत्महत्या की एक प्रकार से सती के रूप में, तो उस समय की जो नकारात्मक ऊर्जा थी, आत्मघाती ऊर्जाएं थी, वो उनके ऑरा में आ गई थी, जिसकी वजह से उनके अंदर जो नया क्रिएशन, नया जो डेवलपमेंट और नया जो रिसीविंग द एनर्जी था, वो नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने इस परामर्श दिया था, सलाह दिया था, गाइड किया था कि आप जो है दधीच ऋषि से कहिए कि वो बहुत अच्छे हीलर हैं। तो दधीच ऋषि ने जो है माता पार्वती के उस नकारात्मक ऊर्जा को, जो उनके ऑरा में जो पिछले जन्म से चला आ रहा था, उसको निकाला था। और उसके बाद जो है, कहते हैं जब माता पार्वती ने जब साधना शुरू की, तब फिर उनको शिव की प्राप्ति हुई। तो जो पौराणिक स्तर पर अगर हम लोग देखें, तो जो हीलिंग के लिए जो आते हैं प्रत्यक्ष मनुष्य शरीर वाले में, अभी तो हमने कल आपको बात किया था अश्विनी कुमार जी के बारे में, तो उनसे तो ये सब चीजें आई। लेकिन इस तरह की बहुत सारे लोगों के द्वारा हीलिंग शुरू की गई। तो दधीच ऋषि का जिक्र आता है कि वो बहुत अच्छे हीलर थे, और उन्होंने यहाँ दधीच ऋषि के बारे में यदि आपको पता हो कि दधीच ऋषि इतने तपस्वी भी थे कि उनका जो उनकी जो हड्डियां थी, उनका जो रीढ़ की हड्डी थी, वो एक राक्षस को मारने के लिए इंद्र को उनके रीढ़ की हड्डी को वज्र बना करके तब उनको मारना पड़ा। तो उनकी शरीर का एक एक कण कितना चार्ज था, ये आप इसे समझ सकते हैं। तो इंद्र के हाथ में जो शस्त्र है वज्र है, वो वास्तव में दधीच ऋषि की रीढ़ की हड्डी से बना हुआ वज्र है। तो इस तरह का जिक्र आता है दधीच ऋषि। इसी तरह से
कई और ऋषि का भी जिक्र आता है, जैसे अगस्त ऋषि भी अच्छे हीलर थे। अगस्त ऋषि के आश्रम में कोई मीलों दूर से पहुंच जाता था, तो पहले ही से ही उन्हें पता चल जाता था कौन आ रहा है और किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये हमारा और एक रेंज होता है, इस पर हम लोग बात आगे करने वाले हैं। तो इस तरह से कई ऋषि ऐसे हैं। और देखा जाए तो ऋषि कहते हैं चेतना के सूत्र जो देते हैं, जो चेतना के स्तर पर रिसर्च करते हैं, और उनके द्वारा जो सूत्र दिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है चेतना के ऊपर वो काम करते हैं, तो एनर्जी के ऊपर भी काम करते हैं, प्राण शक्ति के भी ऊपर काम करते हैं। और जो ऋषि पद होते हैं ना, अलग अलग जो ऋषि बोले जाते हैं, महर्षि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, तो जो ये अलग अलग क्रम बोले जाते हैं, उसके पीछे भी यही है कि कहीं ना कहीं उनका लेवल है, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस के आधार पर ही ऋषि पद उनको प्राप्त होता है। तो ये पुराणों में आता है। दूसरा, जैसे पार्वती जी को के बारे में है, मैं थोड़ा सा और कथानक का और आगे बढ़ाऊंगा कि कहते हैं पार्वती जी ने जब तप शुरू किया था, तो पहले वो पंचतत्व का भोजन ले रही थी, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक तत्व छोड़ दिया, अनाज, पृथ्वी तत्व छोड़ दिया। तत्व छोड़ करके फिर वो चार तत्व पर रहने लगी। फिर उससे सफलता जब नहीं मिली तो फिर उन्होंने चौथा तत्व भी छोड़ दिया, यानी जल तत्व भी छोड़ दिया। पहले पृथ्वी तत्व छोड़ा, फिर जल तत्व छोड़ा, फिर तीन तत्व के ऊपर रहने लगी। और फिर उसके आधार पर उसमें भी जब सफलता नहीं मिली, तब कहते हैं कि जो है उन्होंने ये, जब उनकी हीलिंग हो गई उसके बाद की मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर उन्होंने अग्नि तत्व भी छोड़ दिया। फिर अग्नि तत्व छोड़ भी जब उन्होंने छोड़ दिया, फिर जो है उस तब भी थोड़ी सी उनको जिस लेवल पे उनको कनेक्शंस मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा था, तो आगे चल करके उन्होंने वायु तत्व को भी छोड़ दिया। और कहते हैं कि जब उन्होंने एक तत्व वाली जब साधना शुरू की, तो भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनको वरदान दिया पति के रूप में फिर से। तो उन्होंने फिर उनको वर्ण किया। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है, इस बात का जिक्र जो है रामायण काल में आता है। और रामचरितमानस में पंच तत्वों के भोजन की बात आती है। हमारा जो भोजन होता है, हम पंच तत्वों वाला भोजन करते हैं। उसमें पृथ्वी तत्व भी होता है, पृथ्वी तत्व माने अनाज। उसमें जल तत्व होता है, जल तत्व माने सब्जियां, जो पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, वो जो है जैसे शाक है, तो ये सब जो है जल तत्व होता है। पके हुए फल, ये अग्नि तत्व होते हैं। तो फल पे भी लोग रहते हैं, तो अग्नि तत्व हो गया वो। इसी तरह से वायु तत्व जो है, सब्जी होती है, हरी सब जो सब्जी होती है उसमें वायु तत्व की प्रधानता होती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं। हाँ, मैं जो बता रहा था, जो पत्तियां, ये वायु तत्व वाली जो चीजें होती हैं, तो इस तरह से सब्जी में भी जो है वायु तत्व होता है और जल तत्व भी होता है। तो जो सब्जियां होती हैं, तो इसको छोड़ करके भी उन्होंने पूरी तरीके से हम्म, आकाश तत्व पे जब वो रहने लगी। आकाश तत्व मतलब जो यूनिवर्स से, जो नेचर से जो एनर्जी आ रही है, सिर्फ वो। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, उसका सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी में 15% ही यूटिलाइजेशन होता है। बाकी 85% एनर्जी जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वो स्पेस से आती है, अंतरिक्ष से, यानी नेचर से आती है। और हम लोग ठीक उल्टा करते हैं। हम लोग 85% दूसरा खाते हैं, और जो है 15% एनर्जी हमारे अंदर रहती है। जबकि प्राचीन काल में जो खाने का सिस्टम था, वो ये था कि 15% जो आहार के रूप में दिया जाता था, और 85% जो हम ध्यान के माध्यम से ऊर्जा को ग्रहण करते थे, प्राणायाम के माध्यम से ऊर्जा को ग्रहण करते थे, वो हमारे लिए जो है फीडिंग होता था। तो इसी तरीके से जो आहार का अनुशासन बना हुआ था, आगे हम लोग बात करेंगे इस पर
अगले क्लासेस के अंदर कि हीलिंग में डाइट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइट प्लान भी किसके आधार पर इंपॉर्टेंट है? वो है पंच तत्व के आधार, कि किस कब कौन सा तत्व। हम लोग तो सब मिला करके खाते हैं, तो एक बार तो हम दिन में सब मिला के खा सकते हैं, लेकिन जनरली हमारा जो खाने का जो क्रम है वो पंच तत्वों का क्या होना चाहिए, ये हम लोग इस क्लास में, आगे वाली क्लासेस में समझने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हमको एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरह से जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं, ये कौन सा लोक है? ये पृथ्वी लोक है, इसमें पंच तत्व हैं। ऐसे ही नेचर में चार तत्वों वाले लोक भी हैं, तीन तत्वों वाले लोक भी हैं। जैसे इसमें पांचों तत्व हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ऐसे एक तत्व ऐसा है जिसमें पृथ्वी तत्व नहीं है, सिर्फ चार तत्व हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ तीन तत्व वाले भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिसमें सिर्फ दो तत्व वाले लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिसमें एक ही तत्व है। ये अलग अलग जो हम लोग सुनते रहते हैं, यक्ष, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व, ये इस तरह के जो लोग, नागलोक, या इस तरह के जो हम लोग सुनते हैं, ये कोई जो है कल्पना नहीं है। ये अलग अलग लोक हैं, लेकिन इनके तत्व अलग हैं, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते। हम और आप एक दूसरे को देख इसलिए पाते हैं क्योंकि हमारे साथ पृथ्वी तत्व जुड़ा हुआ है। अभी पृथ्वी तत्व हटा दिया जाए तो हम अदृश्य हो जाएंगे, हमारा जो है जल तत्व वाला फॉर्म ही रह जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि 84 लाख योनियां जो बताई गई हैं, उसमें से मैक्सिमम योनियां किस लोग कहाँ पर हैं, आपको पता है? एनीबॉडी? समुद्र के अंदर है। 84 लाख योनियों में से सबसे ज्यादा योनियां समुद्र के अंदर है। जनरली चार भाग में योनियों के बारे में बताया गया है: स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर। एक तो जल में रहने वाले, दूसरे आकाश में विचरण करने वाले जीव, और जंगम जो है ये जो रेंगने वाले या पृथ्वी पर चलने वाले जीव, और दूसरा स्थावर। स्थावर मतलब जो एक ही जगह खड़े रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो ये सब मिला करके जो चार योनियां हैं, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, तो ये सारी जो चार योनियां हैं, इसी में 84 लाख योनियां। तो मैक्सिमम जो योनियां हैं वो पानी के अंदर है। तो ये मोटी मोटी सी एक जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए कि हम जिस लोक में रह रहे हैं सिर्फ यही लोक नहीं है, अन्य लोक भी हैं। और जिस जो हम लोग धरती पे जो जीवन हमारा है, उससे ज्यादा जीवन समुद्र के अंदर है, जल के अंदर भी है। तो दूसरा, ये थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी थी कि हीलिंग की जो जरूरत हम लोग करते हैं, कि अगर हम स्थूल रूप में कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका रोल जो है बहुत कम होता है। लेकिन जब हम उसको और सूक्ष्म रूप में जाकर के करते हैं, जैसा कि बताया भी जाता है कि अगर आप कोई मेडिसिन टेबलेट के फॉर्म में लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में 20 to 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक काम करती है। अगर वही मेडिसिन आप लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं तो 50% के आसपास वो यूज होती है। सेम जो है मेडिसिन, अगर आप और गैसियस फॉर्म में लेते हैं, जैसे हम लोग यज्ञ चिकित्सा करते हैं। यज्ञ चिकित्सा में क्या होता है कि आप औषधियों को उसमें डाल करके मंत्र के द्वारा, विद इंटेंशन, उससे क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप में वायु के फॉर्म में और बदल लेते हैं। तो जब वायु के फॉर्म में बदल लेते हैं तो श्वास के माध्यम से लेते हैं तो सीधे वो ब्लड में इंटर कर जाता है। तो पेट में लेकर के डाइजेस्ट करके फिर उससे ब्लड में जाए, ऐसा ना हो करके डायरेक्ट, जैसे ऋषि मुनि लोग भोजन लेते थे, जिसे हम लोग यज्ञ कहते हैं ना, वो यज्ञ और कुछ नहीं है।
यज्ञ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, यज्ञ भोजन लेने का तरीका भी था उनको। वो सूक्ष्म रूप में जो भी आहार वो स्थूल में खाते थे, बिल्कुल थोड़ा सा खाते थे। मैक्सिमम वो पौष्टिक आहार, जो आपने देखा होगा कि कई प्रकार की हवन सामग्रियां बनाई जाती हैं। तो अभी तो उसके बारे में जो है लोग रिसर्च कम कर रहे हैं। नहीं तो लोग मेवे का भी आहार, जब घी का और मेवे का और अनाज का वो डालते थे अग्नि में मंत्र के साथ, तो वो खत्म नहीं होता था, वो सूक्ष्मीकृत होता था। और आजकल तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो जला देते हैं। जलने से उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। जैसे हम भोजन को पका करके खाते हैं तो ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से यज्ञ के माध्यम से जो पांचों तत्व का भोजन वो गैसियस फॉर्म में जब अपने अंदर ले लेते थे तो सीधे ब्लड में जाता था, तो ज्यादा उनको लाभ मिलता था। तो इस तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजी थी। तो अभी तो हम लोग तो इसमें तो एनर्जी की भाषा में बात करने वाले हैं। लेकिन इस तरह की भी टेक्नोलॉजी की स्थूल में अगर हम फिजिकल फॉर्म में लेते हैं तो गैस, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो, और जो गैसेस फॉर्म में लेते हैं तो क्या क्या हमें लाभ होता है, इसी ये सब चीजें हम लोग को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पता भी है। अब हम लोग जिक्र करेंगे कि थोड़ा ये पौराणिक इतिहास के बाद में, कि इसके पीछे जो है जो सिद्धांत काम करता है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि कुछ चीजें नेचर में ही नियम है। तो वो नियम क्या है? तो वो दो मुख्य लॉ हैं, उसमें से तीन तीन उसको और लॉ उसमें से निकले हैं। तो वो उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जैसे कि हमने बताया था कि अपने आप अगर कट जाता है, तो अगर आप कोई मेडिसिन यूज ना करें तो अपने आप ही वो हील हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम एक लॉ के रूप में नेचर के देखें तो हम ये कह सकते हैं लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी। लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी यानी नेचर के अंदर एक ऑटोमेटिकली वाइटल केमिकल प्रोसेस चल रही है, जिसको हिंदी में अगर हम लोग बोलना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि स्वरोग मुक्ति का सिद्धांत। इंग्लिश में हम इसको अगर बोलने जाएंगे तो लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी। तो दिस इज द यूनिवर्सल नेचर, दिस इज द नेचर। और ये हर लिविंग बीइंग के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हैं तो हमें जब ये जो नेचर होता है, जब ये क्वालिटी किसी कारणवश कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, तभी हमारे अंदर बाहर की बीमारियां आती हैं। तभी हम कहीं ना कहीं रोगग्रस्त होते हैं या बीमार होते हैं, या इलनेस आती है या सिकनेस आती है। वो तब होती है जब सेल्फ रिकवरी की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाए, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाए या वो रुक जाए, तभी हमारे साथ ये घटना घटती है। तो अब इसी को मेंटेन करने के लिए, सेल्फ रिकवरी की प्रोसेस को फिर से मेंटेन करने के लिए, कल हमने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि केमिकल रिएक्शन का, कि केमिकल रिएक्शंस को के रेट ऑफ द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए उसमें एक तत्व मिलाया जाता था, कैटलिस्ट, जिसे हम कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो कैटलिस्ट है, तो इसका काम क्या है? वो खुद उसमें डिजॉल्व नहीं होता है, केमिकल रिएक्शंस में वो रोल प्ले नहीं करता है। सिर्फ उसका काम इतना रहता है कि उसका रेट ऑफ द रिएक्शंस को वो बढ़ा देता है। लेकिन यहां पर भी हम लोग जब हीलिंग के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इसमें भी हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो वो कैटलिस्ट क्या है? उसी को प्राणा कहते हैं। तो दूसरा जो सिद्धांत है जो हम इसमें काम यूज करने वाले हैं, वो है लॉ ऑफ प्राणा। लॉ ऑफ प्राणा का मतलब क्या है? नेचर में एक फोर्स है। वो फोर्स क्या करती है? वो इथरिक सब्सटेंस में मोमेंटम क्रिएट करती है। तो जितना ज्यादा मोमेंटम क्रिएट करेगी उतनी ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी बनेगी, वाइब्रेशंस होंगे उसके अंदर, वेव्स पैदा होंगी, और उसकी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होती है। तो उस मोमेंटम के द्वारा एनर्जी पैदा होती है।
इस पर हम लोग भी थोड़ा और आगे भी डिस्कशंस करेंगे। अभी तो मैं आपको मोटा मोटा से भी इसके पॉइंट टू पॉइंट्स को समझाने की। तो इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में, पूरे नेचर में प्राण शक्ति भरी हुई है। शक्ति का मैंने यूज किया है, अभी मैं एनर्जी शब्द नहीं यूज कर रहा हूं। शक्ति, पावर, उसका काम क्या है? प्राणा, प्राणा का जो रोल है, लॉ ऑफ प्राणा, ये सेकंड नियम है, लॉ ऑफ लाइफ फोर्स। ये जो लाइफ फोर्स है, इसका काम क्या है? ये मोमेंटम क्रिएट करती है। किसके अंदर? ईथर के अंदर। तो ईथर के अंदर जो क्रिएट मोमेंटम क्रिएट करती है, तो उससे वेव्स और वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी हमारे जीवन को चलाने में काम आती है। हम एनर्जी के आधार पर ही कार्य करते हैं। तो हमारी एनर्जी जितनी कम होगी, हम उतने कम काम कर पाएंगे। अगर हम प्रॉपर तरीके से, हमारे अंदर एनर्जी होगी, तो हम और अच्छा काम कर सकते हैं। तो एनर्जी को ग्रहण करने के भी कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन है, प्राणायाम है, आसन, योगासन है। तो ये और जो है पंच तत्वों का भोजन है। ये सब एनर्जी को ग्रहण करने के तरीके हैं। तो प्राण तत्व जो एक नियम है, उससे क्या होता है? वो हमारे अंदर, शरीर के अंदर एज ए कैटलिस्ट के तरीके से पड़ा रहता है। लेकिन ये जो चारों तरफ जो प्राण है, जिससे हम, अब हमारे अंदर रिसीव करने की जितनी प्राण शक्ति को क्षमता होगी, हमारे अंदर सेल्फ रिकवरी की प्रोसेस उतनी ज्यादा फास्ट होगी। तो हम ज्यादा हम लोग इधर उधर से जो बाहरी सपोर्ट लेते हैं, उससे ज्यादा अगर हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे अंदर हीलिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाएगी। तो प्राण शक्ति को बढ़ाने के क्या तरीके हैं, उसको तो हम लोग आगे बात करेंगे। तो दूसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ लाइफ फोर्स। लॉ ऑफ लाइफ फोर्स। तो ये क्या करता है? जो हमारे अंदर जो वाइटल केमिकल प्रोसेस है, उसके रेट ऑफ द प्रोसेस को फास्ट कर देता है। जैसे अब मैं उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपके अंदर आ गई ऑटोमेटिकली, है ना? आप कोई भी दवा न लें, नॉर्मल तरीके से नेचर के जो सेल्फ रिकवरी प्रोसेस है, उसी पर भी आप यदि निर्भर रहें, तो मान लीजिए 1 महीने में ठीक हो जाती है वो प्रॉब्लम आपकी, 30 दिन में। और अगर हम लाफ प्राणा का उपयोग करें, लाफ लाइफ फोर्स का उपयोग करें, अगर हम अपने सिस्टम में प्राण शक्ति को इतना ले लें कि वो जो प्रोसेस थी, जो 1 महीने में हम ठीक होते थे, उसको हम 30 टाइम फास्टर कर दें। अगर हमें 30 गुना प्राण शक्ति के को एज ए कैटलिस्ट के रूप में हम अपने सिस्टम में डाल दें, और वो 30 गुना फास्ट हो जाए, तो कितने दिन में वो बीमारी ठीक हो जाएगी? 30 दिन में ठीक एक होती है नॉर्मली। और अगर जो है हम 30 गुना कर देंगे, तो कितने दिन में हो जाएगी? 1 डे, 1 दिन में हो जाएगी। अगर मान लीजिए उसी प्राण शक्ति को हम और बढ़ा देते हैं, प्राण शक्ति बढ़ाने के तरीके अलग हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। यदि हम प्राण शक्ति बढ़ा देते हैं और उसे 24 गुना और फास्ट कर देते हैं, तो 30 गुना गुणे 24 गुना, कितनी देर में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी जो 30 दिन में ठीक होने वाली थी? कोई कैलकुलेट करके बताते रहे। 1 घंटे में, 1 घंटे में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमने प्राण शक्ति को थोड़ा और बढ़ाया एज ए कैटलिस्ट, और 60 टाइम फास्टर कर दिया, तो कितनी देर में वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? 1 मिनट। और मान लीजिए उसी को हमने 60 टाइम ऑफ फास्टर कर दिया, तो जो 30 दिन में प्रॉब्लम ठीक होने वाली थी, ऑटोमेटिकली सेल्फ रिकवरी प्रोसेस से वो कितनी देर में ठीक हो जाएगी? 1 सेकंड। 1 सेकेंड में। क्या हुआ? कैसे 30 दिन की चीज एक एक दिन में कैसे ठीक हो रही, 1 सेकेंड में कैसे ठीक हो रही?
हमने सिर्फ क्या किया है, कैटलिस्ट, लाइफ फोर्स को उसमें बढ़ा दिया है। तो रेट ऑफ द जो रिएक्शन है वाइटल केमिकल प्रोसेस का, वो फास्ट हो गया। वहाँ भी जो हम लोग लेबोरेटरी में जो करते हैं केमिकल रिएक्शंस, उसमें तो हम कैटलिस्ट डालते हैं, कैटलिस्ट डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम प्राणशक्ति इन्वॉल्व कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, वो डिजॉल्व भी हो जाता है, उसमें वो शामिल भी हो जाता है। तो जब सेल्फ रिकवरी हमारी बॉडी को प्राण शक्ति बढ़ने से सेल्फ रिकवरी प्रोसेस फास्ट हो जाती है, तो वही जो है हमें जो है हेल्थ जल्दी मिलने लगती है, हम जल्दी हील होने लग जाते हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं, मैंने कल भी ये कहा था, ये कोई चमत्कार नहीं, दिस इज द साइंस एंड एनर्जी साइंस। तो जो प्राण शक्ति जितनी ज्यादा मात्रा में हम लेंगे अपने अंदर, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक हीलिंग प्रोसेस चल रही है। तो हम ऑटोमेटिकली वो उसमें हम ठीक होते हुए चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ वेद शास्त्रों में जो है प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए कई मंत्र हैं। एक प्रमुख मंत्र है उसमें से गायत्री मंत्र। तो जो गायत्री मंत्र है वो प्राण का मंत्र है, वो ऊर्जा का मंत्र नहीं है। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बोला है, शायद मैंने आपको भेजा होगा पॉडकास्ट का जो है गायत्री मंत्र के बारे में, उसमें पूरा मैंने डिटेल से बोला है। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। उस पॉडकास्ट को आपको सुनना है तो आपको गायत्री के बारे में वो जो जानकारी है, क्योंकि उसको मैंने लगभग लगभग 2 घंटे में 2 पॉडकास्ट किए हैं। एक तो मैंने आधे घंटे में किया है और एक लगभग 2 घंटे में किया है। तो पूरा गायत्री के ऊपर ही किया है। तो उसको जरूर आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गायत्री का रोल क्या है हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाने में। अभी हम यहाँ सिर्फ उसका जिक्र कर रहे हैं, उसका अर्थ भी नहीं बता रहे हैं, उसका करने का तरीका नहीं बता रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो तरीका दिया हुआ है जो आप सुन करके समझ सकते हैं। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आ रही तो फिर मैं आपको जो है उसके लिए गाइड कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर मैं गाइड आपको कर सकता हूँ। ठीक है। तो जो है फिर जब हम उसमें आपको गाइड करेंगे, आप उसको जब समझेंगे, तो जो है आप उसको और अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। तो गायत्री का रोल क्या है और गायत्री का जो है प्रयोग क्या है, वो हम लोग जो है इसमें उसमें समझ लेंगे। तो गायत्री हमारी प्राण शक्ति का संवर्धन करती है, प्राण शक्ति को बढ़ाती है, जिससे वो मोमेंटम और फास्ट हो जाता है। अब मैं आ रहा हूं कि तत्व की रचना कैसे हुई, उसको समझ करके फिर हम लोग इन्वोकेशन वाले पार्ट में आएंगे। और इसको भी मैंने बोला है किसी पॉडकास्ट में, संभवतः नहीं बोला है, तो इसमें मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। जैसे जैसे प्राण शक्ति जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स है, उसमें क्या हुआ है सिस्टम में, सबसे पहले जिसने यूनिवर्स को बनाया, अब उसको हम क्या नाम देते हैं, सुप्रीम पर ब्रह्मन बोलें या कुछ भी हम बोलें, अपने अपने स्तर पर हम कुछ कह सकते हैं। तो जो सुप्रीम पर ब्रह्मन है, जो सुप्रीम पर ब्रह्मन है, जो सुप्रीम पर ब्रह्मन है, उनको उन्होंने उन क्या किया कि नेचर को एक पार्ट में, पुरुष और प्रकृति के पार्ट में उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया। एक वो था जो प्राण शक्ति वाला भाग था, और एक था जो इथरिक वाला पार्ट था, नेचर वाला पार्ट। तो पुरुष और प्रकृति के रूप में उन्होंने 2 पार्ट डेवलप किए। तो पुरुष के रूप में तो उन्होंने अपनी ही शक्ति जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, उन्होंने बढ़ाया। तो और दूसरा उन्होंने जो नेचर बनाया प्रकृति के रूप में, उसमें भी उन्होंने प्रथम तत्व, आकाश तत्व जिसे हम कहते हैं,
जिसको हम लोग ईथर भी कहते हैं। तो दो चीजें आई, प्राण आया पुरुष से और प्रकृति से आया आकाश तत्व। तो यही प्राण जो है, इसी के आधार पर हम लोग जो है द्वैत सिद्धांत पैदा हुआ। तो प्राण शक्ति का काम क्या था? उसने ईथर, सबसे पहला जो प्रकृति का तत्व था, मौलिक तत्व क्या है? वो आकाश तत्व, जिसे हम ईथर भी कहते हैं, प्लाज्मा भी कहते हैं, उसके अंदर मोमेंटम क्रिएट किया। जब प्राण शक्ति ने ईथर के अंदर मोमेंटम क्रिएट किया, तो फिर क्या हुआ? वो एक नया तत्व भी बना और एनर्जी भी रिलीज हुई। नया तत्व क्या बना? जब आकाश तत्व जो है उसमें मोमेंटम क्रिएट हुआ, तो आकाश तत्व कंडेंस हुआ विद द हेल्प ऑफ प्राणा। तो कंडेंस होकर के वायु तत्व बना, एयर प्राणा बना। पहले आकाश था, ईथर, ईथर के बाद में वायु तत्व बना, और वायु की एनर्जी भी रिलीज हुई। जो वायु की एनर्जी है वो भी रिलीज हुई। और उसके बाद में जब यही प्राणा, आकाश तत्व में तो कंडेंस हो ही रहा है, वायु तत्व में भी कंडेंस होना शुरू हुआ, उसमें भी मोमेंटम उसने क्रिएट करना शुरू किया। तो उस मोमेंटम से अग्नि तत्व बना, फायर एलिमेंट बना। और फायर से, और फायर एनर्जी भी रिलीज हुई। देखिए, तत्व भी बन रहा है, एलिमेंट भी बन रहा है, साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है उसके साथ साथ। ठीक है। और उसके बाद में अग्नि तत्व बना। अग्नि तत्व में भी मोमेंटम हो रहा है प्राण शक्ति का। तो विद द हेल्प ऑफ प्राणा, जो फायर है वो भी कंडेंस हुआ। वो किस फॉर्म में आया? जल तत्व के रूप में, वाटर एलिमेंट के रूप में आया, और वाटर की एनर्जी भी रिलीज हुई। ठीक इसी तरीके से यही प्राण शक्ति वो वाटर के अंदर भी मोमेंटम हुआ, उसमें भी कंडेंस किया। तो वाटर से फिर अर्थ एलिमेंट आया, तो अर्थ की एनर्जी भी रिलीज हुई। अब देखिए, प्राण शक्ति है, ईथर है, ईथर की एनर्जी हो गई, आकाश तत्व की ऊर्जा। और फिर वायु तत्व बना, तो वायु तत्व की ऊर्जा भी रिलीज हुई। और फिर वायु से अग्नि तत्व बना, अग्नि तत्व से अग्नि तत्व की ऊर्जा भी रिलीज हुई, तत्व भी बना। अग्नि से फिर जल बना, जल की ऊर्जा और जल तत्व भी बना। तो दो चीजें बन रही हैं, ऊर्जा भी बन रही है साथ साथ, और साथ साथ तत्व भी बन रहा है। और पृथ्वी की ऊर्जा, ये साथ साथ कन्वर्ट हुए। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईथर में ही चल रही है। जब वो पंच तत्व मूल तत्व बन गए, तो वो पांचों में लगातार बन मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। तो जो पांचों में मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, तो उसी के आधार पर ये हमारे जो स्थूल शरीर बना है, जो दिखाई पड़ता है, ये पंच तत्वों के आधार पर बना। ठीक इसी तरीके से एनर्जी भी रिलीज हो रही है। एनर्जी जिससे इसमें आकाश की एनर्जी है, वायु की एनर्जी है, और अग्नि की एनर्जी है, जल की एनर्जी है, पृथ्वी की एनर्जी है। तो पांच प्रकार की एनर्जी भी बन गई, जिसको हम पंच प्राण और पंच उपप्राण भी कहते हैं। तो इनसे मिल करके एक एनर्जी बॉडी भी बन गई। तो फिजिकल बॉडी पंचतत्वों से बनी, और पंचतत्व पंच प्राणों ऊर्जा से ये हमारा एनर्जी बॉडी हमारी बन गई। तो एनर्जी बॉडी पहले बनी, उसके बाद तत्व आया है। ऐसा भी शास्त्रों में आता है कि पहले कोई भी चीज बनी है वो सूक्ष्म जगत में बनी, एनर्जी फॉर्म में, फिर एनर्जी से वही कन्वर्ट होकर के फिजिकल फॉर्म में आई। तो यही कारण है कि जो हमारी एनर्जी बॉडी है, वो फिजिकल बॉडी का ही एक प्रतिरूप है। ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ही एक जैसे ही हैं। यानी हमारे ये फिजिकल बॉडी जो बनी है, इसमें भी आंख है, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, मुंह है, एवरीथिंग जो है। ठीक इसी तरीके से
एनर्जी बॉडी में एवरीथिंग, यही सब कुछ है। एनर्जी बॉडी में भी आंख है, एनर्जी बॉडी में भी कान है, एनर्जी बॉडीज में भी नाक है, एनर्जी बॉडी में भी लीवर है, लंग्स है, हैंड्स है, सब कुछ है। लेकिन वो किस फॉर्म में है? वो एनर्जी के फॉर्म में है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है वो उस एनर्जी बॉडी में किस तरह से है? आपने स्पंज देखा है ना, कि स्पंज को यदि आप पानी में डाल दें तो अंदर भी पानी रहता है स्पंज के, और बाहर भी पानी रहता है। ठीक इसी तरीके से ये जो फिजिकल बॉडी है, ये एनर्जी बॉडी में एज ए स्पंज की तरह से पड़ी हुई है। तो इसलिए हमारे शरीर के अंदर भी, फिजिकल के अंदर भी एनर्जी है, और बाहर तक भी उसका एनर्जी का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग ऑरा बोलते हैं। और ऑरा को नापते भी हैं, वो जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो वो भी इसी के ही क्रम के आधार पर होता है। तो अभी मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ही चल रहा हूँ, लेकिन अब हो सकता है कि मैं अगर शाम को पंचतत्व पर करूँगा तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अलग तरीके से मिलेगी। और अभी जो मैं इंट्रोडक्शन के पार्ट में बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल, सभी को पता होना चाहिए कि ये हीलिंग थेरेपी क्या है, हीलिंग थेरेपी आई कहाँ से, और उसका पीछे का सिद्धांत क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें इस पर मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो एक तो ये एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी में कोई अंतर नहीं है, एक दिख रहा है एक नहीं दिख रहा है, बस इतना ही। इसीलिए हम इसको विजिबल बॉडी और इनविजिबल बॉडी के रूप में बांट देते हैं। तो हमारे अंदर जो एनर्जी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो एनर्जी के फॉर्म में है। जैसे लीवर है, तो अगर आंख है, कान है, तो ये जो आंख है हमारी, अगर ये किस में है? एनर्जी आइज में। लीवर हमारा एनर्जी लीवर में। अगर एनर्जी लीवर में डिस्टरबेंस आ जाएगी तो फिजिकल लीवर में वो डिस्टरबेंस दिखना शुरू हो जाएगी। अगर हमारी एनर्जी आइज में दिक्कत आ जाएगी तो हमारी फिजिकल आइज में वो दिक्कत दिखना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कि जो एनर्जी बॉडी को जब हम ठीक करते हैं तो हमारे अंदर जो भी बीमारी या प्रॉब्लम्स जो भी आती है वो एनर्जी के फॉर्म में पहले आती है। तो वो एनर्जी के फॉर्म में आती है तो रहती कहाँ पर है? वो एनर्जी बॉडी में रहती है। तो वो एनर्जी बॉडी में रहने के कारण वो फिर मेटलाइज होती है एनर्जी बॉडी में ही। आपको एक आश्चर्यजनक बात शायद पता हो कि जब भी आप पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने जाते हैं किसी भी लेवल का, तो उसमें जब प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर 40% मेटलाइज हो जाती है तभी वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ पाते हैं। अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम 20% 30% भी है तो पैथोलॉजिकल टेस्ट में नहीं आएगा वो आपको नॉर्मल दिखाएगा। और यही कारण है जब कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं तब वो 40% मेटलाइज होते होते जब वो पकड़ में आती है तब तक वो डिजास्टरस हो चुकी होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। लेकिन हीलिंग में जो आप स्कैनिंग करके देखेंगे उसमें अगर 5% भी मेटलाइज हो गई है तो भी वो हीलिंग में पकड़ में आ जाता है। ये भले आज हमारे शरीर में दिखाई नहीं पड़ रही वो प्रॉब्लम, लेकिन हीलिंग के माध्यम से ये पता चल जाता है कि एनर्जी बॉडी में ये डिसीज एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब अगर इसकी मात्रा बढ़ी तो फिर ये मेटेरियलाइज हो सकती है। तो हम 5% 10% से ही जैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम उसको वहीं 5% से हटा देते हैं। यानी भविष्य में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम रोक ले जाते हैं। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम कब आती है वर्तमान में? जब वो 40% और एबव हो जाए। तो अगर हमने पहले ही उसको समझ लिया है, 5% पर 10% पर ही हमने स्कैन करके एनर्जी को देख लिया है कि यहाँ पर कुछ अनफेवरेबल एनर्जी है, कुछ डिसीज एनर्जी है, जिसके कारण हमारी जो है फिजिकल बॉडी पर वो लक्षणों के रूप में कुछ समय के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम अगर पहले ही
ठीक कर देंगे तो वो हमारी फिजिकल बॉडी में दिखना शुरू नहीं होगा, क्योंकि हम उसे एनर्जी फॉर्म से ही निकाल देंगे तो मेटलाइज नहीं होने पाए। ठीक है। हीलिंग सीखने का ये एक सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि अब जैसे अन्य जो थेरेपीज हैं उसमें डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो टेस्ट लिख देते हैं। अब टेस्ट में अगर आ गया कि प्रॉब्लम है तब तो उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट भी किसका होता है? रूट कॉज का तो ट्रीटमेंट होता नहीं है, वो तो लक्षणों का ट्रीटमेंट होता है। उसके आधार पर वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसमें उनकी पढ़ाई इसी स्तर की है, वो भी अपना बेस्ट करते हैं। डॉक्टर्स तो चाहता है कि आप जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन वो भी अपना बेस्ट करता है। लेकिन उनकी जो पढ़ाई का रेंज है, उन्होंने फिजिकल एनाटॉमी पढ़ रखी है, उन्होंने फिजिकल फिजियोलॉजी पढ़ रखी है, उन्होंने फिजिकल पैथोलॉजी पढ़ रखी है, उन्होंने फिजिकल बॉडी के अंदर डिसीज एंड डायग्नोसिस का जो टेक्निक है वो पढ़ रखा है। और उसी के आधार पर वो मेडिसिन और ट्रीटमेंट करते हैं। हम भी यहाँ 5 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला है वो एनाटॉमी पढ़ते हैं, हम यहाँ एनर्जी एनाटॉमी पढ़ेंगे। अभी हम जो आपसे जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी एनाटॉमी की ही एक पार्ट में बात कर रहे हैं, एनर्जी बॉडी की ही बात कर रहे हैं। जैसे कौन से ऑर्गन्स कहाँ पर हैं, तो ये फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, एनर्जी बॉडी में भी होता है ऑर्गन्स, लेकिन वो एनर्जी फॉर्म में होते हैं। तो उसमें क्या, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या हो गया कि वो जो एनर्जी फॉर्म में जो ऑर्गन्स हैं या एनर्जी फॉर्म में जो जो चीजें हैं, वो चीज उसमें हट गई, या उन्होंने हटा दी, या उस पर रिसर्च नहीं हुई, ऐसा कह सकते हैं। तो एनर्जी जो बॉडी है उसके हम लोगों को इसीलिए हीलिंग में एनर्जी एनाटॉमी भी पढ़ना है, एनर्जी फिजियोलॉजी भी पढ़ना है, और एनर्जी पैथोलॉजी भी पढ़ना है, और एनर्जी डिसीज एंड डायग्नोसिस भी पढ़ना है। ये एनर्जी फॉर्म में अगर जो डिसीज पैदा होती है वही मेटलाइज होगी, तो उसको डायग्नोस कैसे करें और फिर उससे ठीक कैसे करें। जाहिर सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम एनर्जी फॉर्म में आ रही है तो उसको डायग्नोस भी हमको एनर्जी फॉर्म में ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए टूल्स भी हमको एनर्जी टूल्स ही चाहिए, ट्रीटमेंट का तरीका भी एनर्जी वाला ही चाहिए, और जो है मेडिसिन भी हमारी एनर्जी मेडिसिन ही चाहिए। तो एनर्जी मेडिसिन में वही मैंने जो अभी आपको प्राण शक्ति की बात की थी, तो हम प्राण शक्ति का उपयोग करके किस तरह से उन जो अनफेवरेबल चीजें हैं उसको हम निकालते हैं। तो हम वो चीज थोड़ा सा हम लोग फिजिकल एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, और थोड़ा हम जो है एनर्जी एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। एनर्जी एनाटॉमी ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ही आधार पर हम अपना कोई काम करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ तक की ये बात समझ में आ गई कि एनर्जी एनाटॉमी भी हम पढ़ने वाले हैं, एनर्जी फिजियोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं, एनर्जी पैथोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं, और एनर्जी डिसीज एंड डायग्नोसिस भी पढ़ने वाले हैं, और एनर्जी ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जब इस फॉर्म में जब पढ़ेंगे तब जा करके हम एनर्जी बॉडी पर काम करने में सक्षम हो पाएंगे। जहां तक कि बात में कोई अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कोई क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि मैं अब सम अप करूंगा कि आज टाइम ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो चीज़ रहेगी शाम वाली क्लास में करेंगे। तो एनी क्वेश्चंस इसमें, जो अभी तक बात हमने सुनी है? एनी क्वेश्चंस? मैं 1-2 मिनट इसलिए रखता हूँ इसमें, क्योंकि अगर मैं चूंकि विस्तार से मैं जाऊंगा तो इंट्रोडक्शन हमारा सही होना चाहिए। पीछे भी अभी हमने सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट की बात की है, कि एक तो लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी, लॉ ऑफ जो है लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स की बात की, और इसी सर में जयंत और भी। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी। हाँ सर, मैं जरा लेट है, लेकिन मेरे को ये जो एनाटॉमी वगैरह जो बताया, या कुछ तो स्पंज जैसा कुछ ऐसा आकृति, यानी उसको ये बोले आपने, वो कैसा समझने का, कैसा क्या है? हाँ, अभी हम उस पर जिक्र करने जा रहे हैं, आने वाली क्लास में हम लोग उस हाँ पर हाँ। करेंगे। अभी तो हम एक चलिए। इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं, उसी को और करना मेरे कैसे है वो भी। और ये अभी पहला जो मेरा कभी शुरू हो गया पता नहीं, मैं 7:45 चालू किया, तो मैं बोला 8 बजे से चालू होएगा इसके लिए। कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी अभी जो है, हाँ।
और हाँ उस रिकॉर्डिंग को आप सुन लीजिएगा। ठीक है ठीक है। और कल का जो ये पार्ट था तो 2 टाइम था कि एक ही टाइम था कल का? एक ही कलिंग। एक ही था। और एक ही वो था भी क्या? अच्छा रिकॉर्डिंग है, उसको अच्छा वो भी अच्छा। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो आज सुबह और शाम को भी रहेगा? हाँ, आज शाम को भी है। शाम को कितने जयंत बजे? जी, ये टाइम टेबल सब आपके ग्रुप में आ जाएगा। आप ग्रुप में ओके ओके सर। मैसेजेस चेक कीजिए। ये सारी अच्छा अच्छा। इंफॉर्मेशन आप हाँ ग्रुप में अनु जी, आप भेज सकते बताइए। हैं। आप उस ठीक है चलिए, थैंक यू। सर मुझे एक क्वेश्चन था, हर के बॉडी का एनर्जी बॉडी जो होगा सब अलग अलग होगा। किसका? एनर्जी बॉडी तो अलग अलग हर के शरीर का होगा, राइट सर? हाँ, एनर्जी बॉडी, हमारा जो शरीर है ना, वो 5 भागों में है। फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। तो हम अभी उसमें से एनर्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं ये भी अगली क्लासेस में आएगा स्पेशली। और ये जो पांचों बॉडी हैं, ये कौन कौन है, इनका रोल क्या है हमारी हेल्थ में, और हमारा जो एक एक्शन होता है उसमें पांचों बॉडी कैसे इन्वॉल्व होकर के काम करती है, वो पूरा उसमें आएगा। तो ये पांचों चीजें हम पढ़ेंगे सर हाँ, क्लासेस अभी में? पढ़ेंगे। अभी तो हम ओके। इंट्रोडक्टरी पार्ट में चल रहे हैं, ओके ताकि ठीक हम है जो सर। पढ़ने जा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा 5-6 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि शायद 5-6 मिनट हमने थोड़ा लेट शुरू किया था। तो आज की बात को हम यहीं पर रखेंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं,